सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल सी टीवी। और जो है हम आज रिवाइज करने वाले हैं पीएससी ऑडिट। ठीक है, तो पीएससी ऑडिट में जो है ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कैग ऑडिट लगता है? तो अगर हम बात करें तो ये है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे कैग ऑडिट लगता है। गवर्नमेंट कंट्रोल इंटरप्राइज, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरप्राइज, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरप्राइज। ठीक है, अब भले वो पब्लिक कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो, ठीक है, पर ये गवर्नमेंट कंट्रोल इंटरप्राइज है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेस, भले वो कमर्शियल हो नॉन कमर्शियल हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट बॉडीज या बॉडीज सब्सटैंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड और गवर्नमेंट फाइनेंस्ड बॉडीज। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज एंड गवर्नमेंट फाइनेंस्ड बॉडीज। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बॉडीज, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज एंड गवर्नमेंट फाइनेंस्ड। अब इधर अगर बात आती है कि तो पार्ट ऑफ कैग ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अगर हम देखें कि पार्ट ऑफ कैग ऑडिट रिपोर्ट, तो कैग ऑडिट रिपोर्ट के पार्ट क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन। कैग ऑडिट रिपोर्ट के अगर हम पार्ट्स देखें तो आता है तो पार्ट ऑफ ऑडिट में आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कंटेनिंग जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में ऑल अबाउट जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी, जहाँ पे जो है जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी। ये इंट्रोडक्शन में एक जो वर्किंग रिजल्ट है उसका एक जनरल रिव्यू हो जाता है कि देखो गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेशन है, इनका वर्किंग रिजल्ट के रिस्पेक्ट में जनरल रिव्यू इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हो गया। ठीक है, तो जनरल रिव्यू इंट्रोडक्शन में रही बात आती है रिजल्ट की, तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ सिलेक्टेड पीएसयू। अब देखो जो सिलेक्टेड पीएसयूज है इनका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल होता है। इंट्रोडक्शन में हो गया जनरल रिव्यू। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल है सिलेक्टेड पीएसयू का, तो सिलेक्टेड पीएसयू का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल है। फिर जो सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो जो पीएसयू सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट उनके, तो पीएसयू जो सिलेक्टेड है उनका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, और सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो पीएसयू सिलेक्टेड है उनका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, और सिलेक्टेड नहीं है उनका सिग्निफिकेंट रिजल्ट, और पीएसयू की वर्किंग रिजल्ट के रिस्पेक्ट में इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें तो पीएसयू के वर्किंग रिजल्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जनरल रिव्यू इंट्रोडक्शन। तो पीएसयू का वर्किंग रिजल्ट, ठीक है, तो पीएसयू का जो है वर्किंग रिजल्ट के बारे में जनरल रिव्यू तो हमने इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में दे दिया कि देखो वर्किंग रिजल्ट हमारा जनरल रिव्यू है। अब पीएसयू में कुछ पीएसयू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कुछ अनसिलेक्ट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो सिलेक्ट हुए और अनसिलेक्ट हुए, सिलेक्टेड का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल है, और अनसिलेक्टेड पीएसयू का सिग्निफिकेंट रिजल्ट। ठीक है, अनसिलेक्टेड पीएसयू का सिग्निफिकेंट रिजल्ट। ठीक है, अब रिज्यूम की बात करें तो रिज्यूम तो क्या बोला है कि रिज्यूम ऑफ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम। क्या बोला है? रिज्यूम ऑफ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, जो अनसिलेक्टेड पीएसयू है, ठीक है, जो पीएसयू सिलेक्टेड नहीं है, इनका जो है सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अंडरटेकिंग्स इज नॉट टेकन अप्रेजल। ठीक है, तो जिनका अप्रेजल नहीं हुआ है, जिनका अप्रेजल हुआ है तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल है ऑफ सिलेक्टेड पीएसयू, तो पीएसयू नॉट सिलेक्टेड है, उनका सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। अब रेज्यूम ऑफ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर द डायरेक्शन इशू बाय कैग ने डायरेक्शंस इशू करी थी, एंड कैग की डायरेक्शंस पे जो है बाकायदा रिपोर्ट हुई है। तो कैग ने डायरेक्शंस इशू करी थी, और कैग ने जो है डायरेक्शंस इशू करी है कैग ने, ठीक है,
एंड रेज्यूम ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर द डायरेक्शंस इशूड बाय कैग। कैग ने डायरेक्शन इशू करी थी कंपनी ऑडिटर को, तो रेज्यूम ऑफ द कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट, सामने वाले ने रिपोर्ट दी, ठीक है। तो रेज्यूम ऑफ कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर द डायरेक्शंस इशूड बाय कैग एंड डेट ऑफ कमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड कमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो अपन ने क्या पढ़ा, ऑडिट रिपोर्ट में सबसे मेन एलिमेंट तो यही है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में सबसे मेन एलिमेंट तो यही है कि रेज्यूम ऑफ कंपनी ऑडिट रिपोर्ट जो कैग के डायरेक्शन पे जो है रिपोर्ट इशू करी है, साथ कमेंट ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सिलेक्टेड पीएसयू है, सिलेक्टेड पीएसयू को कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, अदरवाइज जो है सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ जो सिलेक्टेड नहीं है। और रही बात है तो इंट्रोडक्शन में तो जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी, ये कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, इस तरीके से इसको बोला भी जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ कैग ऑडिट की बात करें तो मैं कैग ऑडिट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। कैग ऑडिट की बात है तो इट ब्रिंग्स फिस्कल अकाउंटेबिलिटी। देखो कैग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू, मैं जो है पीएसयू का ऑडिट क्यों कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। इट इंक्लूड ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड, सैंक्शन, कंप्लायंसेस एंड प्रोप्राइटी, ठीक है। तो किसका क्या है, ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड, ठीक है, कि ये जो फंड है वो प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फंड में से सैंक्शन, ठीक है, फंड का कंप्लायंसेस एंड प्रोप्राइटी, ठीक है। तो फंड, प्रोविजन, ठीक है, सैंक्शन, कंप्लायंसेस, प्रोप्राइटी, ये सब है फिस्कल अकाउंटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में हमने बात करी, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैग ऑडिट वो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी ब्रिंग करता है, ठीक है। तो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी को ब्रिंग करता है। तो क्या लिखा है, अनदर इक्वली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प गवर्नमेंट एंड इंटरप्राइज मैनेजमेंट टू इंप्रूव इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बाय ब्रिंगिंग आउट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेफिशिएंसी। मतलब क्या है कि पीएसयू को ऑडिट करके आप फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज को लेकर आते हो, ठीक है। तो फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल जो है डेफिशिएंसीज को ब्रिंग आउट करते हो, फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज को, और डेफिशिएंसीज को ब्रिंग आउट करते हो और इम्प्रूव करते हो इफिशिएंसीज, ठीक है। ये ऑडिट जो है अनदर इक्वली इंपॉर्टेंट इज टू हेल्प गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइज मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, साथ ही साथ जो है मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसीज इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग आउट द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज और इनइफेक्टिवनेस, डेफिशिएंसीज इन इनइफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम, शॉर्टफॉल इन परफॉर्मेंसेस एंड बाय एनालाइजिंग द कॉज ऑफ शॉर्टफॉल। तो ब्रिंग आउट के साथ एनालाइज, ठीक है। तो पीएसयू ऑडिट ब्रिंग आउट द शॉर्टकमिंग्स, ब्रिंग आउट द शॉर्टफॉल्स, डेफिशिएंसीज एंड बाय एनालाइजिंग द कॉज ऑफ शॉर्टफॉल फ्रॉम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। इट ब्रिंग फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने समझा। अब फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में हमको ये देखना है कि देयर शुड बी प्रॉपर अथॉरिटी फॉर फंड, प्रॉपर प्रोविजन बनाया कि नहीं बनाया है। सैंक्शन के लिए रिस्पेक्ट में देखना है कि भैया सैंक्शन होता है तो प्रॉपर अथॉरिटी बोलती है, तो डिसबर्समेंट अप्रोप्रिएटली होता है कि नहीं होता है, प्रॉपर पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कैग में फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में देखते हैं। और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी में तो 3 E's हमको, ठीक है, ये इसकी बात करता है मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी की, ऑडिट ऑफ 3E। अगर हम बात करें कैग ऑडिट के स्कोप की, अगर हम समझे तो स्कोप ऑफ कैग ऑडिट, तो स्कोप ऑफ कैग ऑडिट एक्सटेंड टू FCCP, फिनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। तो कैग ऑडिट के स्कोप में क्या क्या कवर है, फिनेंशियल ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लायंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये सारे के सारे ऑडिट कमिट है, ठीक है। अब रही बात है कि जो हमने कैग ऑडिट रिपोर्ट की बात करी थी, ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कमेटी को सबमिट होगी, ठीक है। अब कमेटी 3 तरह की कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और एस्टीमेट कमेटी, तो 3 तरह की कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर हम देखें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है और एस्टीमेट कमेटी है, ठीक है। फिस्कल अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी हमने देख लिया, ठीक है। और साथ ही साथ हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू कैग ऑडिट पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में भी देख लिया, ठीक है। और
इस तरीके से जो है हमने कैग ऑडिट का ये वाले पोर्शन देखे हैं। अब रोल ऑफ कैग इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी, ये सब जो है हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि रोल ऑफ कैग इन द फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी। तो कैग का रोल क्या इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी? फाइनेंशियल कमिटी काम करे, ठीक है, तो फाइनेंशियल कमिटी जो है अच्छे से काम करे, तो उसमें कैग का रोल क्या है इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटी की? जो फाइनेंशियल कमिटी के फंक्शनिंग में कैग का क्या रोल है? तो क्या कहता है कि कैग ही हैज़ कम टू रिकॉग्नाइज एज फ्रेंड फिलोसोफर गाइड ऑफ द कमिटी। कैग क्या है? अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है कमिटीज़ को, ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है कि कैग की रिपोर्ट ही एक बेसिस प्रोवाइड करती है कमिटी को कि अब हमको क्या करने का है। कैग ने जो डेफिशिएंसीज बता दी उसको सुधारने का है। तो बेसिस ऑफ कमिटी वर्किंग और कमिटी एग्जामिन इश्यूज रेज बाय कैग। तो जो इश्यूज कैग ने रेज करे हैं कमिटी जस्ट एग्जामिन करती है इश्यूज को, ठीक है। तो एक बेसिस क्रिएट होता है, सिंपल सी बात है, और एग्जामिनेशन ऑफ इश्यूज जो कैग लेकर आया। तो कैग असिस्टेंस देता है कमिटी को, ठीक है। तो एक बेसिस ऑफ वर्किंग तो हो गया, ठीक है, एक बेसिस ऑफ कमिटी वर्किंग हो गया। और कमिटी को अगर असिस्टेंस चाहिए कैग से तो कमिटी कैग से असिस्टेंस ले सकती है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्रूटनाइजिंग द नोट्स विच द मिनिस्ट्री सबमिटेड टू कमिटी। तो वो स्क्रूटनाइजिंग द नोट्स, जो नोट्स मिनिस्ट्री ने सबमिट करे हैं, और चेकिंग द करेक्टनेस कि जो मिनिस्ट्री ने नोट सबमिट करे हैं वो करेक्ट है कि उसमें फैक्चुअल एरर्स है। तो कैग इसमें असिस्ट करता है कि जो नोट्स मिनिस्ट्री ने सबमिट करे हैं वो उसको स्क्रूटनाइज करना एंड चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द नोट्स, ठीक है, चेकिंग द करेक्टनेस, ठीक है। एंड रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल कमिटी, जो फाइनेंशियल कमिटी के आर बीइंग सबमिटेड टू द पार्लियामेंट। ओके, तो जो है रिपोर्ट ऑफ कमिटी, रिपोर्ट ऑफ कमिटी, तो कैग रिपोर्ट देता है कमिटी को, फिर रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल कमिटी आर बीइंग सबमिटेड टू द पार्लियामेंट, फिर वो जो है पार्लियामेंट में सबमिट होती है विद देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है, और अपने ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन डाल के वो सबमिट होती है, ठीक है। और कैग असिस्ट करता है वेरियस कमिटीज़ को, तो कैग असिस्ट करता है वेरियस कमिटीज़ को अपने रिकमेंडेशन देने के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ELO रिकमेंडेशन, ठीक है। तो कैग असिस्ट करता है कमिटीज़ को रिकमेंडेशन देने के लिए, ताकि कमिटीज़ जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में अपना मुंह काला नहीं करवा दे, ठीक है। तो स्क्रूटनाइजिंग द नोट्स, रिकमेंडेशंस देता है कमिटी को, ठीक है, तो रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। और ठीक है, तो कैग जो है अभी अपन ने क्या बोला कि रिकमेंडेशन कैग असिस्ट वेरियस कमिटीज इन सजेस्टिंग द रिकमेंडेशन, साथ ही साथ जो है स्क्रूटनाइजिंग द नोट्स, चेकिंग द एक्यूरेसी, और फॉरवर्ड करता है रिपोर्ट कमिटी को। एक बेसिस ऑफ वर्किंग कैलकुलेट होता है और एक एग्जामिन करते हैं जो इश्यूज रेज करे, सिंपल सी बात है। अब अगर हम बात करें PSC ऑडिट में, और अगर हम देखें तो आती है बात फिनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, FCCCP की बात आती है। अब फिनेंशियल ऑडिट की बात आती है, तो फिनेंशियल ऑडिट में ऑडिट कंडक्ट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिनेंशियल ऑडिट में ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल ऑडिट में क्या है कि भैया ये ऑडिट हो रहा है, तो ऑडिट विच इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैग ऑडिट हो रहा है तो कैग का भी फिनेंशियल ऑडिट तो हो सकता है ना, तो एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, ठीक है, ये फिनेंशियल ऑडिट है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या कवर है? एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फिनेंशियल रिकॉर्ड, कि जैसे कि फिनेंशियल रिकॉर्ड है, और एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फिनेंशियल रिकॉर्ड, फिनेंशियल सिस्टम ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस विद एप्लीकेबल स्टैट्यूट एंड रेगुलेशन। तो क्या बोला है फिनेंशियल ऑडिट में क्या कवर है? सबसे पहले एग्जामिन एंड इवेल्युएट करना फिनेंशियल रिकॉर्ड, फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो फिनेंशियल रिकॉर्ड, फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है इनको एग्जामिन एंड इवेल्युएट करना, ठीक है। तो भैया एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना फिनेंशियल रिकॉर्ड, सिस्टम, ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने क्या देखा? फिनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सिस्टम, ट्रांजेक्शन को जो है हम इवेल्युएट करना, ठीक है। तो क्या है, हमने फाइनेंशियल ऑडिट में क्या देखा कि एग्जामिन करना और इवेल्युएट करना, ठीक है। तो एग्जामिन एंड इवेल्युएट करना फिनेंशियल रिकॉर्ड,
फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इवेल्युएट करना इंटरनल कंट्रोल। साथ ही साथ जो है ऐसा नहीं है कि भैया फाइनेंशियल ऑडिट है तो ठीक है सिर्फ फाइनेंस का, भैया इवेल्युएट करना इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो असिस्ट करता है सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो इवेल्युएट करना इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, तो इवेल्युएट करना है इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो इवेल्युएट करना है इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट फंक्शन हमको जो है इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन इवेल्युएट करते हैं, काय के लिए कर रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ये सब इवेल्युएट काय के लिए कर रहे हैं? ये सब इवेल्युएट काय के लिए कर रहे हैं? ये जो इवेल्युएट हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल है यही तो है सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। ये सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट प्रोवाइड करते हैं, वो एश्योर करते हैं एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट भी है, कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एग्जामिन, इवेल्युएट करना, इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करना, क्योंकि सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती है। अब अगर हम बात करें कंप्लायंस ऑडिट की, तो कंप्लायंस ऑडिट में समझो मीनिंग की बात क्या है। मीनिंग क्या है कंप्लायंस ऑडिट? तो इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अथॉरिटीज आइडेंटिफाइड एज क्राइटेरिया। कंप्लायंस ऑडिट में ये है कि एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल अथॉरिटीज आइडेंटिफाइड एज क्राइटेरिया। कंप्लायंस ऑडिट में क्या है कि इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना वेदर अ गिवन सब्जेक्ट मैटर की जो सब्जेक्ट मैटर है इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल अथॉरिटीज आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया। मीन्स कि ऑडिट कंडक्टेड टू असेस वेदर एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन कंप्लाई इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। की जो एक्टिविटीज़ है, जो ट्रांजेक्शन है, अगर हम बात करें तो रोल ऑफ कैग इन दी फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमेटी। तो देखो क्या है, ये हमने ये तो हमने पढ़ लिया था ना, ये तो हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ फाइनेंशियल ऑडिट की हमने बात कर ली। कंप्लायंस ऑडिट में क्या है? ऑडिट कंडक्टेड टू असेस वेदर द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कंप्लाई इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। तो सिंपल सी बात है कि जो एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शंस है वो क्या कंप्लाई हो रहे हैं क्या? कंप्लायंस ऑडिट क्या? ऑडिट की जो एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन कंप्लाई हो रहे हैं क्या सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में? कंप्लायंस क्या है? ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लायंस हो रहे हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ठीक है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब कंप्लायंस ऑडिट में क्या देखा जाता है? कंप्लायंस ऑडिट में क्या देखा जाता है? अगर हम देखें तो कंप्लायंस ऑडिट में देखा जाता है कवरेज की। अगर हम बात करें तो अध्यरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू फॉर्मल क्राइटेरिया। जो एक सब्जेक्ट मैटर है वो एक फॉर्मल क्राइटेरिया से अध्ययर होना चाहिए। अध्यरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू अ फॉर्मल क्राइटेरिया। ये जो फॉर्मल क्राइटेरिया है इमेनेट फ्रॉम द लॉज। एक लॉ है, रेगुलेशन है, इससे क्राइटेरिया डेवलप हुआ है। सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए। अध्यरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू फॉलोइंग फॉर्मल क्राइटेरिया, ये होती है रेगुलरिटी। ठीक है, साथ ही साथ हम बोलते हैं प्रोप्राइटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। तो कंप्लायंस ऑडिट में क्या है? तो ऑब्जर्विंग एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, कि हमको एथिकल कंडक्ट देखना है पब्लिक ऑफिशियल का। अगर हम बात करें तो एथिकल कंडक्ट देखना है पब्लिक ऑफिशियल्स का, हमको एथिकल कंडक्ट देखना है। देखो अगर हम देखें तो क्या देखना है कि हमको कवरेज क्या है? अध्यरेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जो है एक क्राइटेरिया से अटैच होना चाहिए। वो क्राइटेरिया इमेनेट फ्रॉम लॉज है। साथ ही साथ जो है, साथ ही साथ अगर हम देखें कि ऑब्जर्विंग एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, की जो पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल ऑब्जर्विंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब बोल रहे हैं कि ऑब्जर्विंग एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। एक तो हमने देख लिया सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में, दूसरा ये है कि एथिकल कंडक्ट होना चाहिए पब्लिक ऑफिशियल का। दूसरा एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए पब्लिक ऑफिशियल का। एथिकल कंडक्ट, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर जो है वो अटैच होना चाहिए, वो अध्ययर होना चाहिए टू द क्राइटेरिया। तो रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी ऑडिट होता है, ठीक है। तो एस से क्या पढ़ा? सब्जेक्ट मैटर। ई से क्या पढ़ा? एथिकल कंडक्ट। और ए से क्या पढ़ा हमने? सब्जेक्ट मैटर। फिर जो है हमने ए से पढ़ा है साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अध्यरेंस
टू द सब्जेक्ट मैटर टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एस से साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, तो एस से है साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम बात करें सी एस से है साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ई से है एथिकल कंडक्ट और अध्ययन ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इस तरीके से जो है हमने कंप्लायंस ऑडिट पढ़ा। अगर हम बात करें प्रोप्राइटी ऑडिट की, तो प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है? तो प्रोप्राइटी ऑडिट समझो, प्रोप्राइटी ऑडिट होता है, इसका मीनिंग है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन 3 टेस्ट। ठीक है, हम ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन 3 टेस्ट पे, पीएससी, पीसीएस, पब्लिक पीएससी होता है शायद तक, 3 टेस्ट होते हैं। हम ट्रांजैक्शन को 3 टेस्ट पे वेरीफाई करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो प्रोप्राइटी ऑडिट के 3 टेस्ट होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन जो है 3 टेस्ट पे, प्रोप्राइटी ऑडिट में 3 टेस्ट होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। अब प्रोप्राइटी एक मॉरल टर्म है विच कैन बी अंडरस्टूड बाय रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी एक्सेप्टेड टू द सोसाइटी। ये एक मॉरल टर्म है। ठीक है, कमर्शियल डिसीजन अंडर डायनामिक इन्वायरमेंट मस्ट बी इवेल्युएटेड विद रेफरेंस टू सर्कमस्टेंसेस। जो कमर्शियल डिसीजन रहते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट में, उसको सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए देखना चाहिए। जैसे कि डायनामिक इन्वायरमेंट में कभी कभी आप कमर्शियल डिसीजन में आप बहुत महंगी चीज़ें ले लेते हो, तो जैसे कि कोई सा महंगी चीज़ परचेस करिए, एक जनरल एग्जांपल है, तो हम सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि भैया ये हो सकता है कि बाद में नहीं मिले, तो ये सब सर्कमस्टेंसेस देखते हुए जो है होता है, कमर्शियल डिसीजन होता है। इंस्टेड ऑफ टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्यूमेंट, प्रोप्राइटी ऑडिट ये बात करता है कि यार क्यों आप डॉक्यूमेंट्स की तरफ जा रहे हो, शिफ्ट योर फोकस टू द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। आप सब्सटेंस देखो ट्रांजेक्शन का, जो ट्रांजेक्शन है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो भी है, वो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग देखा करो। ठीक है, तो वही है कि इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोप्राइटरी शिफ्ट इज एम्फेसिस टू द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस इन 3 कंसिडरेशन। ठीक है, तो लुक इनटू अप्रोप्रिएटनेस देयर ऑफ, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म इन 3 कंसिडरेशन, 3। ठीक है, तो क्या है, फाइनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट, क्या है, फाइनेंशियल प्रूडेंस था, पब्लिक इंटरेस्ट में था, और प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, तो फिन प्रेप। ठीक है, तो क्या है, फाइनेंशियल प्रूडेंस, पब्लिक इंटरेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो जो प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है वो अपना सब्सटेंस को शिफ्ट करता है और जो है 3 चीज़ों में जो है, देखो एक तो होता है ट्रांजेक्शन 3 टेस्ट में देखा जाता है। ठीक है, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म में लुक इनटू द अप्रोप्रिएटनेस देयर ऑफ। ठीक है, तो 3 कंसीडरेशन फॉर अप्रोप्रिएटनेस, फाइनेंशियल प्रूडेंस, फाइनेंशियल प्रूडेंस, पी से प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, पी से पब्लिक इंटरेस्ट। अब देखो प्रिंसिपल्स की बात करें, तो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रोप्राइटरी ऑडिट के प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोप्राइटरी ऑडिट के 4 प्रिंसिपल कि जो एक्सपेंडिचर है, पहला एक्सपेंडिचर जो है शुड नॉट बी मोर देन दी ऑकेजन डिमांड। जो ऑकेजन जितना डिमांड करता है उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ वो ऑकेजन डिमांड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुडंट बी मोर। ठीक है, एवरी ऑफिशियल एक्सरसाइज सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस, विजिलेंस सतर्कता, हर एक ऑफिशियल को उतनी ही विजिलेंस रखनी चाहिए, दिमाग की बत्ती उतनी ही जलनी चाहिए एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस विद रिस्पेक्ट टू हिज ओन मनी। तो ऑफिसर को उतना ही विजिलेंस रखना है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस केप्ट विद हिज ओन मनी। एवरी ऑफिशियल हैविंग पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एवरी ऑफिशियल हैव अ पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब वो सैंक्शन करता है एक्सपेंडिचर को तो शुड नॉट सैंक्शन टू ओन एडवांटेज, वो ओन एडवांटेज के लिए सैंक्शन नहीं करे, और नो अदर एवेन्यूज ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से फंड यूटिलाइज नहीं होना चाहिए वो पर्टिकुलर जो है ग्रुप के लिए, फंड यूटिलाइज नहीं होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर ग्रुप, फंड आर नॉट यूटिलाइज फॉर पर्टिकुलर ग्रुप, एंड अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन नो अदर एवेन्यू केप्ट ओपन जो इनडायरेक्टली बेनिफिट दे मैनेजरियल पर्सनल को, एम्प्लॉय को, अदर्स को। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, समझ में आया कि सबसे पहले एक्सपेंडिचर जो है वो ऑकेजन डिमांड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक्सपेंडिचर करते समय पर्सन जो एक्सपेंडिचर कर रहा है शुड हैव सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस एड अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस हैव केप्ट विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी। आती है बात दूसरी की
power the authority exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order will not directly accrue to its own advantage. जो सैंक्शनिंग है ओन एडवांटेज के रिस्पेक्ट में नहीं करना। तो अपन ने क्या बात करी, अपन ने देखो जो ऑफिशियल पर्सन है सैंक्शनिंग कर रहा है, ऑफिशियल पर्सन है सैंक्शनिंग कर रहा है, तो ऑफिशियल पर्सन जो सैंक्शन कर रहा है जो सैंक्शन ऑफिशियल ओन एडवांटेज के रिस्पेक्ट में नहीं करना, जो अथॉरिटी सैंक्शन कर रही है, जो उसका पावर है सैंक्शनिंग है, तो अपने एडवांटेज में सैंक्शन नहीं करे। जो है एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द ऑक्सीजन डिमांड और पर्सन को सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस रखना पड़ता है। जो उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसको वो रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। नो अदर एवेन्यूज ओपन। अगर हम बात करें कि जो एक्सपेंडिचर है वो ओकेजन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ जो है एक्सपेंडिचर जो है फंड्स जो है शुड नॉट बी यूटिलाइज टू पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट जो है रेम्यूनरेशन दे रहा है, उसके अलावा नो अदर एवेन्यूज टू बी ओपन, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो ओकेजन डिमांड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमने बात करी है, ठीक है। तो ओकेजन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर्सन को इतना विजिलेंट होना पड़ता है। जो सैंक्शनिंग कर रहे हैं वो ओन एडवांटेज में नहीं कर सकते, और साथ ही साथ फंड शुड नॉट बी यूटिलाइज टू पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर चीज़ों को समझा है, राइट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो ऑफिशियल है जो सैंक्शन करता है एक्सपेंडिचर जो है वो ओन एडवांटेज के लिए नहीं कर सकता, ओकेजन से ज़्यादा आप जो है खर्चे नहीं कर सकते, साथ ही साथ आपको विजिलेंट होना चाहिए। रही बात आती है नो अदर एवेन्यूज़ ओपन है, और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए खर्चे को और यूटिलाइजेशन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए। ये अपन ने 4 प्रिंसिपल पढ़े। अब जो है अगर प्रोपर्टी एलिमेंट की बात करें तो प्रोपर्टी एलिमेंट की अगर बात करें तो जैसे कारों में प्रोपर्टी एलिमेंट थे, इधर भी प्रोपर्टी एलिमेंट है। सबसे पहले स्टार्टिंग में 3, 15, 7, 8, 9, 10, 11, तो 3, 15, 7, 8, 9, 10, 11 ये प्रोपर्टी एलिमेंट है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के रिस्पेक्ट में कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, एंड ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करने के बाद अब जो है हम फिर परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो चौथा है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। तो सी क्या बोल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कि असेसिंग, जैसे कि हमने पढ़ा था फिनेंशियल ऑडिट क्या होता है कि एक्सप्रेस होना करना ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लायंस ऑडिट में करा था कि जो है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड कंप्लाई इन ऑल एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में होना चाहिए। प्रोपर्टी ऑडिट में हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन को 3 टेस्ट से देखा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में असेसिंग द पब्लिक इंटरप्राइज अगेंस्ट क्रॉप प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया। तो हमको जो है असेसिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, इकोनॉमी नहीं देखते, ठीक है। तो इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस देखते हैं और पब्लिक इंटरप्राइज अगेंस्ट सर्टन, ठीक है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया क्रॉप की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पब्लिक इंटरप्राइज को जो है असेस करते हैं, पब्लिक इंटरप्राइज की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का असेस करते हैं। अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, अगेंस्ट है क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की जगह ओके प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, ठीक है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, ठीक है। एंड अब हम देखें, ठीक है, तो कवरेज एंड मेजर एरियाज, ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं कवरेज, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कवरेज, मेजर एरियाज, मैटर्स, इश्यूज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ठीक है। तो कवरेज के साथ हम बहुत सारे नाम हैं, मेजर एरियाज ऑफ कॉपरेटिव ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इश्यूज इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अब ये हर जगह पूछा गया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछा गया है। क्या है कि एरिया कवर्ड वेरी फ्रॉम इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज। जो एरिया जो है कवर्ड करते हैं इंटरप्राइज टू इंटरप्राइज वेरी होता है, पर मेजर एरियाज जो है या मेजर जो इश्यूज है वो क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो कंपैरिजन करना, ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट को अप्रूव्ड प्लान्ड कॉस्ट से कंपेयर करना, ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट को प्लान्ड कॉस्ट से। तो हमने कंपेयर करा ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट को प्लान्ड कॉस्ट से, या एक्चुअल आउटपुट को, ठीक है, प्लान्ड आउटपुट से, ऑपरेशनल आउटपुट को प्लान्ड आउटपुट से, ठीक है। और पता कर लिया कि भैया यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है कि अंडर यूटिलाइजेशन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है, ठीक है। कंपेयर कर लिया एक्चुअल रिटर्न को प्लान्ड रेट ऑफ रिटर्न से,
ठीक है। तो ऑपरेशनल आउटपुट को जो है प्लांट आउटपुट, ऑपरेशनल आउटपुट को एक कैपेसिटी ऑफ आउटपुट से हमने कंपेयर कर लिया। एक हमने देख लिया कि जो है कंपेयर करना ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट को प्लान कॉस्ट से, ओवरऑल रिटर्न को जो है अगर हमने जो है ओवरऑल रिटर्न को जो है हमने करा है, ओवरऑल रिटर्न को अगर हमने कंपेयर करा है विद प्लांट रेट ऑफ रिटर्न, इस तरीके से हमने जो है 3 तो हमारे कंपैरिजन के हो रहे हैं, ठीक है, 3 हमारे कंपैरिजन के होते हैं। फिर आती बात छोटी मोटी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट प्लान करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो और फॉर्मुलेट करो, ठीक है। और फॉर्मुलेट करते समय आप जो है इम्प्लीमेंट करते समय कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स का ध्यान रखना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल देखना है, कॉस्ट कम लगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम भी होना चाहिए, सिस्टम ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होना चाहिए, जो है कॉस्ट कंट्रोल मेजर है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल मेजर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कॉस्ट कंट्रोल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, साथ ही साथ जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम के साथ इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल प्रोसीजर होने चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट कम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का प्रोग्राम होना चाहिए और इफेक्टिव और इकोनॉमिकल प्रोसीजर्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमने देखा। तो अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करने के रिस्पेक्ट के दौरान जो है कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स हमने देख लिए, प्लांट रेट ऑफ रिटर्न हमने, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, रिटर्न जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के प्रोग्राम, साथ ही साथ जो है इफेक्टिव और इकोनॉमिकल प्रोसीजर होनी चाहिए। और फिर अनड्यू वेस्ट, अनप्रोडक्टिव टाइम, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इसके रिस्पेक्ट में भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये सब भी हमको कवर करना चाहिए। 3 मेजर एरियाज है, अनड्यू वेस्ट, अनप्रोडक्टिव टाइम। तो देखो अनड्यू वेस्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल का, ह्यूमन का अनप्रोडक्टिव टाइम, और जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मनी के रिस्पेक्ट में, मनी, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंडिचर, ओके। तो अगर हम अब बात करें जो है इसमें एक और चीज़ थी कि प्रॉब्लम्स, कि प्रोप्राइटरी ऑडिट हैज़ एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्टिविटी। प्रोप्राइटरी ऑडिट जब अगर हम बात करें तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में हमको पता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो एक मॉरल एलिमेंट है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, और ट्रांजैक्शन को जो है PSC, पब्लिक इंटरेस्ट कॉमनली एक्सेप्टेंस कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट से जो है देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रोप्राइटरी एलिमेंट हैविंग एन इनहेरेंट लेवल ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड। एक सब्जेक्टिविटी वाली इन्वॉल्वमेंट तो है क्योंकि स्टैंडर्ड्स बहुत डिफिकल्ट स्टैब्लिश करना, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैज़ कॉज प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वेरी डेलिकेट। तो सब्जेक्टिविटी है, इसलिए सब्जेक्टिविटी के कारण प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में जो है सब्जेक्टिविटी है इन्वॉल्व, तो प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में ऑडिटर शुड बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जजमेंट ऑफ ऑडिटर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज अगर जो है अगर जजमेंट ऑफ ऑडिटर जो है ऑब्जेक्टिव नहीं रहा तो अदरवाइज इट वुड डैम्पन द इनिशिएटिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर को भले ही वो सब्जेक्टिव एलिमेंट इनहेरेंट लिमिटेशन है, पर ऑडिटर का डिसीजन ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होना चाहिए। एक विजडम होना चाहिए, विजडम ऑफ टेकिंग कमर्शियल डिसीजन अंडर डायनामिक इन्वायरमेंट। उसके पास एक विजडम होना चाहिए ऑफ टेकिंग कमर्शियल डिसीजन इन डायनामिक इन्वायरमेंट, मस्ट बी इवेल्युएटेड विथ रेफरेंस टू सर्कमस्टेंसेस। एक विजडम होना चाहिए कि यार कमर्शियल जो है डिसीजन से डायनामिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, मस्ट बी इवेल्युएटेड विथ रेफरेंस टू सर्कमस्टेंसेस। वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो है अपने आप को समझ पाए वो चीज़ें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएटिव अथॉरिटीज टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन। द कैग हैज डेवलप प्रोप्राइटरी नॉर्म्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड इन आवर कंट्री बाय लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटरी। इस सिचुएशन को ही केयर करने के लिए कैग ने प्रोप्राइटरी नॉर्म्स डेवलप करे हैं फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड इन आवर कंट्री। कि देखो पब्लिक फंड एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में प्रोप्राइटरी नॉर्म्स डेवलप करे हैं, प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड्स डेवलप करे हैं, ठीक है। तो कैग हैज रियली ट्राइड टू टैकल इन अ प्रैक्टिकल वे द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी इनहेरेंट। सिंपल सी बात है, सब्जेक्टिविटी एक एलिमेंट है, सब्जेक्टिविटी एक एलिमेंट है विच गॉट बेटर टैकल्ड बाय द कैग्स प्रोप्राइटरी नॉर्म्स। तो सब्जेक्टिविटी वेल टैकल्ड बाय द कैग नॉर्म्स। तो जो सब्जेक्टिविटी है उसको कैग नॉर्म्स ने जो है बेटर तरीके से इसको टैकल करा है।
तो CAG has tried really well to tackle the complex problem of subjectivity and to take care of this situation CAG has developed proprietary norms. ठीक है, proprietary norms डेवलप करे है. ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, जजमेंट ऑफ ऑडिटर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिविटी टैकल करती है, सब्जेक्टिविटी को अच्छे से टैकल करती है कैग्स के नॉर्म्स. ठीक है, और ठीक है, एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैज़ कॉज्ड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वेरी डेलिकेट. ठीक है, सब्जेक्टिविटी इसलिए इनहेरेंट लिमिटेशन है सब्जेक्टिविटी, और डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वेरी डेलिकेट हो चुकी थी. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने बातें करी है. अब जो है अगर हम देखें तो अब हमको क्या देखने का है, हमको अब क्या पढ़ने का है, अब हमको पढ़ने का है परफॉर्मेंस ऑडिट. ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं. अब देखो परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करें तो देखो परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में जो है छोटी मोटी चीज़ें समझते हैं, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट पढ़ा था. ठीक है, चलो ठीक है, हमने जो है फिनेंशियल एलिमेंट कंप्लायंस प्रोप्राइटी और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करा था. कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के हमने मेजर एरियाज पढ़े थे, एक्सपेंडिचर पढ़ा था. ठीक है, हमने ये सब करा. अब अगर हम बात करें ऑडिट एलिमेंट की, तो ऑडिट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ऑडिट एलिमेंट में 3 लोग हैं. ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है, सामने वाली रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूज़र. तो ऑडिटर है, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज है एंड इंटेंडेड यूज़र. तो ऑडिटर है, सामने वाली यूज़र्स है, और फिर जो है सामने वाली रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और इंटेंडेड यूज़र है. तो पार्टीज इन्वॉल्व की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑडिटर, सामने रिस्पॉन्सिबल पार्टीज और यूज़र्स है. ठीक है, अब समझो पार्टीज इन्वॉल्व हमने देख लिया. फिर सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन की सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के तहत इवेल्युएट करते हैं, और इंगेजमेंट टाइप की हमने बात करी. अगर हम बात करें ऑडिटर के रिस्पेक्ट में, तो ए में क्या बोल के रखा है ऑडिटर. ठीक है, तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन साई. ठीक है, तो रोल ऑफ ऑडिटर फुलफिल बाय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन. तो जो एक रोल ऑफ ऑडिट है ना, तो रोल ऑफ ऑडिट फुलफिल बाय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन. तो रोल ऑफ ऑडिटर है वो फुलफिल बाय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन. ठीक है, वो पर्सनल डेलीगेट करेगी. कैग जो है वो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, वो देखेगी. रही बात है रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ की, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी में अगर हम बात करें ए का 1 दे के रखा है, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी में अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी में कौन है, 1 सेकेंड, हाँ, रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. रिस्पॉन्सिबल पार्टीज मतलब कि पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिटरमाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट. रिस्पॉन्सिबल पार्टीज में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन. ये जरूरी, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टीज जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, फॉर मैनेजिंग द सब्जेक्ट मैटर और फॉर एड्रेसिंग रिकमेंडेशन. तो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन. रिस्पॉन्सिबल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, फॉर मैनेजिंग द सब्जेक्ट मैटर और फॉर एड्रेसिंग रिकमेंडेशन एंड मे बी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, मैनेजिंग द सब्जेक्ट मैटर और एड्रेसिंग रिकमेंडेशन. तो मैनेजिंग, तो रिस्पॉन्सिबल होती है सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में. मैनेजिंग सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट मैटर को मैनेज करती है और एड्रेस करती है रिकमेंडेशन. ठीक है, तो मैनेजिंग सब्जेक्ट मैटर, मैनेजिंग करती है सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन के तहत. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, मैनेजिंग सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, एंड एड्रेस रिकमेंडेशन. ठीक है, तब क्या बोला है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, वो मैनेज करती है सब्जेक्ट मैटर को और एड्रेस करती है रिकमेंडेशन. ठीक है, अब समझो, रही बात है कि सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन ये सब क्या होता है. तो सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन ये होता है कि सब्जेक्ट मैटर रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन. सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर वो कोई सी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है. इसको इवेल्युएट करा जाता है क्राइटेरिया के तहत. तो सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करा जाता है क्राइटेरिया के तहत. और क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया ईच ऑडिट हैविंग सुटेबल बेंचमार्क. तो सब्जेक्ट मैटर रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करेंगे क्राइटेरिया के तहत. एक इन्फॉर्मेशन है जिसको इवेल्युएट करेंगे क्राइटेरिया के तहत. वो क्राइटेरिया क्या है, बेंचमार्क है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, तो बेंचमार्क यूज्ड टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर. तो सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करेंगे क्राइटेरिया के तहत, और जो बेंचमार्क है
वो एक क्राइटेरिया जो एक बेंचमार्क है वो इवेल्युएट करेगा, यूज टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर, वो सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करेगा, ठीक है। तो ईच ऑडिट शैल हैव अ क्राइटेरिया सुटेबल टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट ऑडिट इन डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी द क्राइटेरिया इन डिटरमाइनिंग सुटेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया द ऑडिटर कंसीडर देयर रिलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर द इंटेंडेड यूजर। तो जो है बेंचमार्क, ठीक है, तो बेंचमार्क डिसाइड हो गया लुकिंग इनटू द नीड ऑफ यूजर, ऑब्जेक्टिविटी, रेलेवेंस ऑफ ऑडिट, इन सब चीज़ों को देखते हुए बेंचमार्क डिसाइड होगा एंड डिटरमाइन करते हैं सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टू फॉर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, मैनेजिंग सब्जेक्ट मैटर एंड एड्रेसिंग रिकमेंडेशंस, ठीक है। ये हमने बात करी है। अब बात आती है कि ऑडिटर जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबल पार्टीज है और यूजर्स है। यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र्स, ठीक है, जिसके लिए हम रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, TCWG पब्लिक, ये सब होते हैं। इनके साथ ऑडिटर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी से जो होती है इंगेजमेंट होता है। अब इंगेजमेंट की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर करता है सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट में। इधर ये इंगेजमेंट एक डायरेक्ट इंगेजमेंट होता है, या अटेस्टेशन इंगेजमेंट हो सकता है, या डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट होता है। अटेस्टेशन इंगेजमेंट में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज है वो करती है ये काम। क्या रिस्पॉन्सिबल पार्टी काम करती है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी इन दिस ऑडिटर गैदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू ऑडिटर। मतलब कि सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के तहत इवेल्युएट करके सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर के सामने परोसी जाती है और ऑडिटर गैदर करता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। पर रही बात डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट की, तो ऑडिटर इटसेल्फ जो है सब्जेक्ट मैटर को मेजर करता है अगेंस्ट क्राइटेरिया। ये होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। जब हम बात कर रहे हैं कंपनी ऑडिट प्रोविजंस एंड कैग रोल की, तो कंपनी ऑडिट प्रोविजंस एंड कैग रोल के बारे में भी थोड़ी हमको जो है बातचीत कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो कंपनी ऑडिट प्रोविजंस एंड कैग रोल के रिस्पेक्ट में ऐसा है कि इसमें समझो तो आती बात परफॉर्मेंस ऑडिट की, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस ऑडिट का मीनिंग क्या होता है? तो अगर हम बात करें PSU के जो है हम परफॉर्मेंस ऑडिट की, तो परफॉर्मेंस ऑडिट डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या है ये परफॉर्मेंस ऑडिट का? अगर हम मीनिंग देखें तो एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है एविडेंस का, ठीक है। एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है एविडेंस का फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। हमको ये देखना है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी प्रोग्राम जो भी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट फंक्शंस, उनका परफॉर्मेंस असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। 3 एलिमेंट्स पे, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, 3 एलिमेंट्स में उनको परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। अब काई के लिए कर रहे हैं? इकोनॉमी, एलिमेंट्स और इफेक्टिवनेस के बेसिस पे जो है उनका परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं। और ये जो परफॉर्मेंस असेसमेंट हो रहा है फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट हो रहा है काई के लिए हो रहा है? फॉर पब्लिक, टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी तो इम्प्रूव करनी रहेगी ना। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करना, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग इन पार्टीज। एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करना, फैसिलिटेट करना डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। एक समझ में आए, एक जवाबदेही बने, ठीक है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहे हो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय पार्टीज। वो हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होगी और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होगा कि अब हमको क्या करना है। ऑर्गेनाइजेशन तो क्या गवर्नमेंट एक्टिविटी फंक्शंस तो ऐसे काम कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट में 3 एलिमेंट आते हैं, इकोनॉमी, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करें और इकोनॉमी की बात करें तो मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, आप कोई सा काम कर रहे हो तो आपको रिसोर्सेज की कॉस्ट तो कम करनी पड़ेगी। यूज फॉर एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के लिए जो कॉस्ट लग रही है, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। इवेल्युएटिंग इकोनॉमी इंप्लाइज करना, मतलब कि हम 3 एलिमेंट पर परफॉर्मेंस ऑडिट को देखते हैं इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में कि कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज का मिनिमम यूज हो रहा है क्या। इवेल्युएटिंग इकोनॉमी इंप्लाइज फॉर्मिंग एन ओपिनियन वेदर, एक ओपिनियन फॉर्म करना कि रिसोर्सेज जो है इकोनॉमिकली यूज हुए हैं क्या, ड्यू टाइम में एक्वायर करते हैं क्या, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस पे एक्वायर करते हैं क्या, जबकि नहीं होता ये। इकोनॉमी में तो फेल होती है, ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो है इकोनॉमी में फेल हो जाती है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, क्या समझे हम इकोनॉमी से? हम इकोनॉमी से ये समझे है कि इकोनॉमी के रिस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव में ऑडिट होना चाहिए, इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव क्या है
की रिड्यूस टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट जो होता है एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, तो अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट की मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के लिए जो है रिसोर्सेज जो है मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। इवेल्युएटिंग इकोनॉमी इम्प्लाइज फॉर्मिंग एन ओपिनियन, एक ओपिनियन फॉर्म करना। दूसरी बात आती है कि इवेल्युएट इफिशिएंसी इनपुट आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं एफिशिएंसी, मेजरमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट रेशियो। ये भी देखना है कि मैक्सिमम आउटपुट फॉर मिनिमम इनपुट, या तो जो है मिनिमम इनपुट फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो एफिशिएंसी इनपुट आउटपुट रेशियो की बात कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो होना चाहिए। तो इनपुट आउटपुट रेशियो किस कब अच्छा हो सकता है कि जब है बेस्ट क्वालिटी के आप जो है परचेस करेंगे, साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस होगी। एक प्रोक्योरमेंट आपने साउंड करी, ठीक है, आपने प्रोक्योरमेंट ही साउंड करी, यूटिलाइजेशन भी आपने जो है इफेक्टिव करा, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जो है आपके इफिशिएंट, अगर ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अगर हम बात करें इफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ठीक है, तो आप मीट ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हो कॉस्ट इफेक्टिवली। तो एग्जामिनिंग एफिशिएंसी कवर्स द एस्पेक्ट ऑफ साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, एफिशिएंटली यूज रिसोर्सेस। तो देखो एफिशिएंसी मतलब कि मेजरमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट रेशियो, मैक्सिमम इनपुट शुड बी देयर इन मिनिमम, मैक्सिमम आउटपुट शुड बी देयर इन मिनिमम इनपुट। ठीक है, एग्जामिनिंग एफिशिएंसी कवर क्या एस्पेक्ट कवर करते हैं कि साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, देखो कि भैया साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, देयर शुड बी साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस, फिर एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स। वो मीट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट इफेक्टिवली, आप जो है ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हो कॉस्ट इफेक्टिवली। ठीक है, इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब मेजरमेंट टू द एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव। देखो एफिशिएंसी का एंड गोल क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव मीट करना कॉस्ट इफेक्टिवली। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब ऑब्जेक्टिव तो मीट कर रहे हो, कॉस्ट इफेक्टिवली मीट कर रहे हो, और इफेक्टिवनेस का मतलब है मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, कि किस एक्सटेंट तक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट। तो मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट, तो मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड इम्पैक्ट एंड एक्चुअल इम्पैक्ट। की मेरे को लगा था कि इतना ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, पर इतना ही अचीव हुआ है। इट विल कवर द फॉलोइंग, डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच प्रोग्राम अचीव अ डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट। तो देखो डिटरमाइन करो कि किस एक्सटेंट तक प्रोग्राम ने अचीव करा डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट। तो इफेक्टिवनेस असेस कर दो। डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज़ कंसीडर्ड अल्टरनेटिव्स, क्या अगर किस हद तक, किस परसेंटेज तक अचीव करेगा डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट। इफेक्टिवनेस चेक करो क्या अल्टरनेटिव वेज है करने के। ठीक है, वेदर देयर आर अल्टरनेटिव वेज। ठीक है, क्या अल्टरनेटिव तरीके हैं करने के। एंड एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। असेस द एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, असेस करो एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, असेस एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड इंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। तो हमको जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, पहले देखो कि डिजायर्ड लेवल को कितने परसेंट तक हमने अचीव कर लिया है। इफेक्टिवनेस चेक कर लो, ये भी देखो कि अल्टरनेटिव तरीके हैं उसको कवर करने के कम से कम कॉस्ट में, और साथ ही साथ इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। हमको ये भी इंश्योर करना है कि कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, इंश्योर करो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब कि लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाई करते हुए हमको हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। ठीक है, तो इफिशिएंसी इनपुट आउटपुट रेशियो के बारे में बात करें। इफेक्टिवनेस किस हद तक आपने डिजायर्ड लेवल के ऑब्जेक्टिव अचीव करे हैं। इकोनॉमिकली रिसोर्सेज को यूज़ करना है, मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करना है, मिनिमम कॉस्ट में आपको जो है मिनिमम कॉस्ट लगनी चाहिए। तो ये फॉरेन एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बात नहीं करता है। ये हमने जो बात करी है इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में करी है। तो अगर हम देखें इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में आती तो रिसोर्सेज की कॉस्ट है, लिखो रिसोर्सेज की कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज की कॉस्ट कम होनी चाहिए। इवेल्युएट वेदर रिसोर्सेज एक्वायर्ड इन, ठीक है, ड्यू टाइम पे एक्वायर करो, ड्यू क्वालिटी की एक्वायर करो, ड्यू कॉस्ट पे एक्वायर करो, पर्टिकुलर कॉस्ट पे एक्वायर करो, एप्रोप्रिएट EOQ जो है। फिर एफिशिएंसी की बात आती है तो एफिशिएंसी में पढ़ा अपन ने मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम इनपुट या गिवन आउटपुट में मिनिमम इनपुट। एंड एफिशिएंसी कवर द एस्पेक्ट ऑफ, अब एफिशिएंसी में क्या क्या एस्पेक्ट कवर करेंगे, कवर द एस्पेक्ट, क्या क्या एस्पेक्ट कवर करेंगे। ये सब तभी अचीव होगा जब तुम्हारी प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस साउंड होगी, इफिशिएंटली साउंड प्रोसीजर होगा। तो प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस आपकी जो है प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस है
तो efficiently use resources, efficiently operating procedure and meeting objectives cost effectively. ठीक है, मीट करो ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट इफेक्टिवली. अब ये वही बात आती है मेजर टू द एक्सटेंट जो है ऑब्जेक्टिव अचीव. तो मेजर करना टू द एक्सटेंट जो है ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं. तो कितने परसेंटेज क्या, ठीक है 80% अचीव कर लिया क्या. असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज़ कंट्रोल अल्टरनेट. दूसरे तरीके है क्या टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट एट लेस कॉस्ट. ठीक है, असेस द एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल. ठीक है, असेस द एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम. क्या डिजायर्ड लेवल इसलिए नहीं अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल प्रॉपर नहीं है. तो एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो हमको एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल भी देखना है. तो हमको असेस करना है प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस. अगर हम बात करें तो हमको असेस करना है प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में इफेक्टिवनेस एंड असेस करना है मैनेजमेंट कंट्रोल की एडिक्वेसी. ठीक है, तो हमको क्या करना है प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में, तो प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में जो है इफेक्टिवनेस एंड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में एडिक्वेसी. ठीक है, तो प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में इफेक्टिवनेस, ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम एंड कंट्रोल के रिस्पेक्ट में एडिक्वेसी की देयर शुड बी एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल. ठीक है, प्रोग्राम भी इफेक्टिव होना चाहिए एंड कंट्रोल भी एडिक्वेट होना चाहिए. ठीक है, ये हमने बात करी. चलो, अन फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट. क्या क्या फैक्टर कंसिडर करते हैं जब हम परफॉर्मेंस ऑडिट को प्लान करते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट की कुछ स्टेप्स है. ठीक है, तो और देखिए फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट और स्टेप्स. ठीक है, स्टेप्स टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट. तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट और स्टेप्स टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट. अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो स्टेप्स में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, हम पहले एंटिटी को समझेंगे. फिर ऑस्का क्वेश्चंस, डिफाइनिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव. तो अंडरस्टैंडिंग करो एंटिटी को. ठीक है, जो है हमने एंटिटी को अंडरस्टैंड किया, डिफाइन करो ऑडिट ऑब्जेक्टिव कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है. डिटरमाइन स्कोप ऑफ ऑडिट, डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव. ऑस्का ऑडिट ऑब्जेक्टिव, डिफाइन स्कोप ऑफ ऑडिट, डिटरमाइन ऑडिट क्राइटेरिया, डिटरमाइन ऑडिट अप्रोच, डेवलप इन ऑडिट क्वेश्चन. ऑस्का क्वेश्चन. तो हमने ऑडिट क्वेश्चंस डेवलप करे. अब हम हमारी तरफ से भी हम अंदर हमारे गिरेबान में भी झाँकेंगे और असेस करेंगे हमारी स्किल्स, हमारी एक्सपर्टीज़. हम मैट्रिक्स से बनाएंगे. ठीक है, तो ऑस्का क्वेश्चंस और मटेरियल. ऑस्का क्वेश्चन मतलब पीएम के क्वेश्चंस और मटेरियल हमें ऐसे याद रखते थे. ठीक है, और डिज़ाइन मैट्रिक्स हम बना लेंगे और असेस करेंगे हमारी टीम की स्किल्स. ठीक है, ऑस्का क्वेश्चन से स्किल्स असेस करेंगे. ठीक है, एक्सपर्टीज असेस करेंगे और ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स बनाएंगे और एक टाइम टेबल एंड रिसोर्सेस इस्टेब्लिश करेंगे और इंटीमेट कर देंगे ऑडिट को. ठीक है, तो हमने क्या किया, असेस करा, अंडरस्टैंडिंग करा. सबसे पहले तो हमने एंटिटी को अंडरस्टैंड करा, अंडरस्टैंड दी एंटिटी. हमने एंटिटी को अंडरस्टैंड करा, या हम बोल सकते हैं कि हमको प्रोग्राम का अगर परफॉर्मेंस ऑडिट करना है तो हमने प्रोग्राम को समझो. ठीक है, तो प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट. ठीक है, स्टेप थी कि अंडरस्टैंडिंग करा एंटिटी और प्रोग्राम को. अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हमने अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करा, ऑडिट स्कोप को डिटरमाइन करा, ऑडिट क्राइटेरिया को डिटरमाइन करा, ऑडिट अप्रोच को डिसाइड करा, ऑडिट क्वेश्चंस को डेवलप करा और ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स असेस करें हमारी टीम की स्किल एक्सपर्टीज. ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स बनाया, इस्टेब्लिश करा टाइम टेबल एंड रिसोर्सेस. एक टाइम टेबल इस्टेब्लिश करा टाइम टेबल एंड रिसोर्सेस जो है हमने इस्टेब्लिश करा टाइम टेबल एंड रिसोर्सेस एंड देन जो है इंटीमेट करा ऑडिट का. तो हमने इंटीमेट करा टाइम टेबल एंड रिसोर्सेस हमने इस्टेब्लिश करे और फिर जो है हमने फिर इंटीमेट करा ऑडिट के रिस्पेक्ट में. और जो है फैक्टर्स टू बी कंसीडर वाइल प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट. तो ये फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड है, ये फैक्टर्स है जो हमको ध्यान रखने के हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी कि फैक्टर्स टू बी कंसीडर वाइल जो है प्लानिंग परफॉर्मेंस ऑडिट की सिग्निफिकेंस एंड द नीड ऑफ पोटेंशियल यूजर्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. सबसे पहले फैक्टर्स जो हमको परफॉर्मेंस ऑडिट करते समय जो हमको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो नीड, क्या ज़रूरत कैसी है, कितना सिग्निफिकेंट है ये. ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत है, बहुत बड़ा ही ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट है. तो वो सिग्निफिकेंट उसकी नीड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम.
एक नीड देखी, हमने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया, ठीक है, तो हमने यूज़र्स की नीड देखी, एक प्रोग्राम को हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है, क्या है हमको करना क्या है, ठीक है, तो हमने प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हमने अंडरस्टैंड करा प्रोग्राम को। ऑडिटर क्या कर रहा है, प्रोग्राम का ही तो ऑडिट कर रहा है, तो हमने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड किया, तो अंडरस्टैंड किया प्रोग्राम को, अंडरस्टैंड किया क्या नीड क्या है यूज़र्स की नीड को, क्योंकि इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में ही रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट को, यूज़र को जाएगी। और लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्या लीगल रिक्वायरमेंट क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लग रही है, ठीक है। मैनेजमेंट की कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम, क्या कंट्रोल्स है ओवर द प्रोग्राम, क्या मैनेजमेंट के कंट्रोल्स है कि जैसे कि स्वच्छ भारत है तो भैया सेपरेट, जैसे इंदौर की बात करें तो स्वच्छ भारत है तो भैया सेपरेट सेपरेट जो है गाने चेंज होते रहते हैं। नगर निगम का स्पेसिफिक कंट्रोल है, गीला कचरा सूखा कचरा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ यूज़र, यूज़र की नीड है समझना तो पड़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम को भी समझा। फिर जो है मैनेजमेंट का कंट्रोल देखा कि मैनेजमेंट का किस तरीके से कंट्रोल है, एक बेटर कंट्रोल है, साथ ही साथ जो है लीगल रिक्वायरमेंट भी देखी, जो लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। फिर अगर मुझे इवेल्युएट करना है एक सब्जेक्ट मैटर को, तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया नीडेड टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर। तो आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया, मेरे को क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया नीडेड, वो क्राइटेरिया बेंचमार्क तो ढूंढने पड़ेंगे ना कि किस बेंचमार्क से मैं इसको इवेल्युएट करूंगा, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में भी होता है, किस तरीके से मैं इसको इवेल्युएट करूंगा, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया। फिर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, तो आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट, तो हमने क्राइटेरिया चेक करा, हमने ये देखा कि क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट दैट कुड अफेक्ट द करंट ऑडिट, कि कौन से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स थे। तो आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करें सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट, तो हमने आइडेंटिफाई करें कि भैया ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हमको दिखे हैं, ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है, ये रिकमेंडेशन है फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट, ठीक है। और प्रोवाइडिंग सफिशिएंट स्टाफ रिसोर्स टू डू ऑडिट, ठीक है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ, अब जो है बाकायदा आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डेटा, अगर हम ऑडिट करें तो आइडेंटिफाई करना सोर्स ऑफ डेटा दैट कुड बी यूज एज ऑडिट एविडेंस। क्या इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में मेरे को ऑडिट करना है तो किससे मैं इन्फॉर्मेशन लूँ, विधायक से जाके इन्फॉर्मेशन लूँगा मैं, ठीक है, नगर निगम के जो है हेड से मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा, एम्प्लॉय से थोड़ा ना लूँगा। कंसिडर वेदर द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एक्सपर्ट में भी यूज़, क्या हम अदर ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो 620 आ गया, ठीक है। प्रोवाइड सफिशिएंट स्टाफ की जरूरत तो पड़ती ही है, ठीक है, फॉर ऑडिट एंड प्रिपेयरिंग अ रिटन ऑडिट प्लान, ठीक है। तो हमने वही बात है, सिंपल सी बात है, हमने नीड समझी यूज़र्स की, हमने अंडरस्टैंड कर रहा प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल्स देखे, लीगल लॉज एंड रेगुलेशंस जो एप्लीकेबल है हमने वो देखा, साथ ही साथ जो है हमने क्राइटेरिया समझा, हमने प्रीवियस ऑडिट के सजेशंस देखे, रिकमेंडेशंस देखे, क्या वो अफेक्ट करें करंट ऑडिट को, दैट कुड अफेक्ट दी करंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस देखे, दैट कुड अफेक्ट दी करंट ऑब्जेक्टिव। हमको सोर्स ऑफ डेटा चाहिए, हमको क्या एक्सपर्ट की हम मदद ले सकते हैं क्या, हमको कहाँ से जो सोर्स या डेटा ले, पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ डेटा दैट कुड बी यूज एज ऑडिट एविडेंस, ठीक है। कंसीडर वेदर वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, क्या हम यूज़ कर सकते हैं क्या, हमको कंसीडर करो कि वेदर वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एक्सपर्ट में भी यूज़, प्रिपेयर करो रिटर्न ऑडिट प्लान, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने पीएससी ऑडिट का रिवीजन किया है, होप सो, ठीक है। अब ठीक है, अब हम हमारा रिवीजन जो है नेक्स्ट वीडियो जो है रिवीजन हम करते हैं बैंक का या एमसीक्यूज़ का हम रिवीजन करते हैं, ओके।